हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट क्या होती है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इन्फ्लेशन किस तरह से उसको रोका जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, बेसिकली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई, ठीक है, तो किस तरह से महंगाई बढ़ती है। तो द रेट एट विच प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन द इकोनॉमी, मतलब वो रेट जिस पर प्राइस इकोनॉमी में महंगे हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये जरूरत से ज्यादा हो रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल प्राइस रहती है वहां तक है तो ठीक है, अगर उससे बढ़ रही है तो फिर उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हो तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये हम बेसिकली परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इन्फ्लेशन रेट मतलब परसेंटेज ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली रेट को आप किसमें बताते हो, परसेंटेज में बताते हो। तो इन्फ्लेशन रेट आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हो। प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी में किसी भी चीज के, जैसे प्याज आलू के दाम जो है वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ईयर मान लीजिए ओनियन के प्राइजेस 10 रुपए पर केजी था। लास्ट ईयर अगर ओनियन 10 रुपए पर केजी था और इस ईयर आपको 15 रुपए पर केजी मिल रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया आपका, 50% बढ़ गया। 50% महंगाई बढ़ गई। कैसे, 10 रुपए पर केजी का ओनियन लास्ट ईयर मिल रहा था, 10 रुपए पर केजी मिल रहा था। इस बार कितना मिल गया, इस बार 15 मिल गया। तो 15 में से 10 माइनस कर दोगे, कितने की महंगाई बढ़ गई, 5 की। अब अगर इसमें मैं रेट निकालूं तो पुरानी वाली जो छोटी वाली प्राइस होती है उससे हमेशा आप क्या करते हो, जो मतलब पहले थी उससे आप डिवाइड कर दोगे इंटू 100। अगर आप इस तरह से निकालो तो कितना, 50% महंगाई बढ़ गई। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है। 10 से 15 बढ़ी तो 5 का डिफरेंस है, मतलब कि 50%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया, 50% महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है, तो उसको हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं। लास्ट ईयर कितनी थी इस बार, और अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे, जैसे आरबीआई है उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको फिर कैसे करा जाए, मतलब कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सब चीजें जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से वो तय करती है, ठीक है। तो मार्केट से पैसा खींच लेना या मार्केट में पैसा डाल देना, ये इसके तरीके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट में अगर हम बात करें, फॉर एवरी मंथ इन्फ्लेशन रेट्स आर कैलकुलेटेड बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस। मतलब ईयर ऑन ईयर भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। लास्ट ईयर इस मंथ में कितना था, इस ईयर इस मंथ में कितना हुआ, एक तो इस बेसिस पे। दूसरा मंथ ऑन मंथ बेसिस, लास्ट मंथ से इस मंथ कितना हुआ, ठीक है। तो पास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में कितना प्राइस चेंज हुआ, और पास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस ईयर में कितना हुआ। पास्ट ईयर में फरवरी में प्राइस मान लीजिए 10 थे, इस बार 15 हो गए। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में कितना हुआ, और पास्ट जो मंथ था उसके कंपैरिजन में इस मंथ में क्या रहा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ऑल कमोडिटीज एंड कमोडिटी ग्रुप्स, मतलब सभी कमोडिटी ग्रुप के लिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ऑल फूड आइटम्स के लिए की जाती है। अगर हम बात करें ओनियन की, आलू टमाटर प्याज सभी के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। ये क्या होते हैं, अगर हम बात करें किसी भी कमोडिटी की प्राइस, ये वेरी होती है होलसेल मार्केट और सिटी मॉल में। जैसे कि अगर हम होलसेल मार्केट में जाएंगे तो हमें हमेशा प्राइसेस थोड़ी कम मिलती है। अगर हम सिटी मॉल में जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए मॉल वगैरह में जाते हैं, तो हमें उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा चुकानी पड़ती है। ऑब्वियस है, अगर आप होलसेल मार्केट से खरीदोगे तो आपको सस्ता मिलेगा वो चीज, और अगर आप उसको मॉल से खरीदोगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा पैसे वैसे देना पड़ते हैं उस वजह से। लेकिन अब होलसेल मार्केट और सिटी मॉल में अलग अलग प्राइसेस होते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, होलसेल मार्केट में अलग चीजें भी होती हैं और सिटी मॉल में जो चीजें हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो एक तो उनके प्राइजेस अलग होते हैं, दूसरी चीजें भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने दो तरीके किए हैं। एक तो मैपिंग इन्फ्लेशन इन होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट में हम अलग देखें, ठीक है, और दूसरा उसको कैलकुलेट किया जाए रिटेल मार्केट में।
एक तो होलसेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है, जहां आपको बल्क में सामान मिलता है, ठीक है। रिटेल में क्या होता है, वो जो जनरल रिटेल शॉप पर आ जाता है, फिर आप एक एक सामान खरीदते हो। अगर आपको एक ही प्याज आपको 10 किलो खरीदनी है, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे 10 नहीं, चलो 100 किलो मान लो, 100 केजी आपको प्याज खरीदनी है, ठीक है। आपको जाके फिर ठेला लगा के बेचना है, आप नहीं मतलब किसी का भी मान लो, तो 100 केजी प्याज खरीद के लाना है, तो आप कहाँ जाओगे, होलसेल मार्केट में खरीदोगे, वहां से 100 केजी फार्मर से उस जगह पे आए, वहां पे आपने सीधे 100 केजी ले लिया, एक ट्रॉली ले लिया, जो भी है, फिर आप उसको धीरे 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 लोगों को बेचोगे। तो जहां से आपने खरीदा है वो होलसेल मार्केट था, अब जहां पे जाके आप लोगों को बेच रहे हो या कोई जो लोगों को बेचेगा, तो वो रिटेल मार्केट है। तो बेसिकली इनको दो अलग अलग जगह पे किया जाता है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। इन्फ्लेशन रेट्स आर ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर रूरल और अर्बन मार्केट फॉर बेटर पॉलिसी एनालिसिस। रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट में क्यों किया जाता है, देखिए अगर कोई पर्सन थोड़ा रिच है तो वो मॉल वगैरह जाएगा, वहां प्राइजेस ऑल ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा महंगे होंगे। रूरल मार्केट में अगर हम बात करें तो प्राइजेस सस्ते होंगे। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे जो सब्जी वगैरह के रेट हैं वो किसी और जगह से, जो छोटी सिटी है उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, 5 रुपए तो ज्यादा होंगे कम से कम, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, तो रूरल और अर्बन मार्केट में भी प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, अब ये हो गया आपका WPI कैसे होता है, फार्म से जो सामान होलसेल जगह पे आता है, जैसे अगर प्राइस हम बात करें ओनियन की या किसी की भी, तो प्राइस यहाँ पे जो होगा वो अलग होगा। जैसे गेहूं अगर बेचा जाता है तो वो होलसेल मार्केट में बेचा जाता है, वो सस्ता बेचा जाता है, उसके बाद फिर वो रिटेल शॉप पर चला जाता है, रिटेल शॉप से अगर आप खरीदते हो तो वो महंगा पड़ता है कंज्यूमर को। तो बेसिकली इसका प्राइस अलग होगा, और ये जो प्राइस है कंज्यूमर के पास यहाँ पे रिटेल शॉप में प्राइस अलग होगा। सेम इसी तरह से हर चीज का है, शुगर की बात कर लें हम, वीट की बात कर लें, हम किसी भी चीज की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, अब ये जो WPI है और CPI क्या है, ये बेसिकली तो ये दो अलग अलग तरह की चीज है, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंट्री में हमारे कैलकुलेट की जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ये बताएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से होलसेल इन्फ्लेशन, जहां से आप बल्क में सामान खरीदते हैं, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ये दोनों दो लोग अलग अलग होते हैं, इनमें दोनों में अलग अलग कमोडिटीज कैलकुलेट की जाती है, उनका रेशियो भी अलग अलग होता है, और दो डिफरेंट बास्केट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों में अलग अलग चीज का अलग अलग वेटेज होता है, ये आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर से बेसिकली अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ये फर्स्ट टेबल की बात करूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे दूसरा वाला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको देख के आपको पीछे क्या लिखा होता है वो समझ आ जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारी की सारी कमोडिटी जो इसमें ली जाती हैं वो यहाँ पे है, इनका 100% वेट है, ठीक है, 100%। अब इन्फ्लेशन रेट अगर हम अभी बात करें, अभी फरवरी में इसमें इन्फ्लेशन कितना हुआ है, तो टोटल में इन्फ्लेशन हुआ है 13% का, 13.11%। इसमें कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स हैं और फ्यूल और पावर होता है, इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्यूल और पावर, और प्राइमरी आर्टिकल्स रॉ मटेरियल बोल दो। तो 100% में से 22% प्राइमरी आर्टिकल का हिस्सा होता है, 13% फ्यूल का हिस्सा होता है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का हिस्सा होता है 64%, ठीक है। तो ये पूरा मिला के 100% हो गया। प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन हुआ है 13.39% का, फ्यूल में इन्फ्लेशन जो हुआ है वो 31% का हुआ है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन हुआ है, ये कितना हुआ आपका 9.84% का हुआ है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन हो रहा है, और टोटल इन्फ्लेशन मिला के आपका 13.11% हुआ है। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये भी वही फरवरी का ही है, 100% वेटेज है। फूड और बेवरेज की बात करें तो इसमें रेशियो आता है 45%। यहाँ पे फूड का आपको बहुत कम दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखो 45% वेटेज दिख रहा है आपको, 45% फूड का, सबसे ज्यादा फूड का है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ फूड और बेवरेज का, अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन यहाँ कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। पान, तंबाकू, इन सभी का 2% है, 2.38% रेशियो, इसमें इन्फ्लेशन इतना हुआ, इसमें 5.93% हुआ। क्लॉथिंग और फुटवेयर में अगर हम बात करें तो इसका परसेंट कितना है 6.53, ये 100 में से 6.53 इतना वेटेज है, 100 में से 6 इसका वेटेज है, ठीक है। तो अगर इसका इतना वेटेज है जिसमें
महंगाई कितनी बढ़ी, ये आपका क्लॉथिंग और फुटवेयर की महंगाई कितनी बढ़ी, 8.86% बढ़ी। इसी तरह से हाउसिंग में कितनी महंगाई बढ़ी, 10% है इसका रेशियो और इसमें 3.57 इतनी बढ़ गई। ठीक है, फ्यूल और लाइट में का परसेंटेज में 6.84 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 13% है, यहाँ पे 6 है, डबल। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये बढ़ेगा तो महंगाई का उतना ज्यादा इसमें इन्फ्लेशन में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फूड में अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो काफी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग इंडेक्स पर कैलकुलेट की जाती है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मिसलेनियस अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज कैलकुलेट नहीं की जाती, इसमें सर्विसेज कैलकुलेट होती है और 28% भाग है। तो इसी वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग होता है, और इन दोनों का एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। होलसेल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके नहीं बढ़ेंगे, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 मंथ लग जाते हैं बढ़ने में, क्योंकि पहले होलसेल में सामान आता है, उसके बाद फिर कंज्यूमर के पास आएगा, तो 2 मंथ का टाइम लग जाता है। और इसमें लेकिन अगर इसमें बढ़ोतरी हुई है तो जरूरी नहीं इसमें उतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो, लेकिन अगर इसमें बढ़ोतरी हुई है उसका भी ये जरूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है क्योंकि इसमें वेटेज अलग अलग है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस दोनों चीजों को देख के आपको समझ आ रहा होगा, इट बिकम क्लियर हाउ एंड व्हाई टू इन्फ्लेशन रेट्स आर डिफरेंट, ये दोनों इन्फ्लेशन रेट्स अलग अलग क्यों होती हैं ये आपको समझ आएगा, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो अलग दिख रही है, यहाँ पे आपको अलग दिख रही है, यहाँ पे आपको 6.07% इन्फ्लेशन दिख रहा है, यहाँ पे 13.11% इन्फ्लेशन दिख रहा है, आपको दोनों में इन्फ्लेशन बहुत अलग दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वेटेज बहुत अलग अलग है। ठीक है, चीजें बहुत अलग अलग है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन डेटा की, ये कौन बताता है, ये बताता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI ये बताता है। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन कौन बताता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये बताता है। ठीक है, WPI जो है वो बेसिकली इसमें किस चीज का वेटेज ज्यादा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, मैंने अभी बताया था आपको। सीपीआई में किसका ज्यादा वेटेज है, डोमिनेटेड बाय प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, 46% इसका ही हो जाता है, तो इसमें इसका वेटेज ज्यादा है, इसमें इसका वेटेज ज्यादा है, तो इसकी थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ाओ तो WPI बढ़ जाएगा, इसी तरह से इसकी महंगाई अगर बढ़ी तो CPI बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फूड प्राइजेस, वो एग्जाम्पल है, फूड प्राइजेस अगर बढ़े तो इन्फ्लेशन रेट जो है रिटेल वाला वो बढ़ जाएगा होलसेल इन्फ्लेशन रेट से, होलसेल इन्फ्लेशन रेट पे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना रिटेल पे पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाएंगी, जैसे टीवी हो गया, कार हो गया, तो फिर आपके इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक, क्लियर है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का क्योंकि होलसेल में जाता है। ठीक है, अब WPI डज नॉट टेक इन अकाउंट द चेंज इन प्राइजेस ऑफ सर्विसेज, WPI में सर्विसेज तो इंक्लूड होती नहीं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो अगर ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीजें हो जाती हैं, अगर पर्सनल केयर वगैरह, हेयर कट वगैरह ये सब चीजें हो गई तो ये सर्विसेज में आती हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ती है तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है उस पर ज्यादा असर पड़ेगा, बल्कि जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना क्या बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं, वो इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि क्यों ये दोनों डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट भी मिल जाती है। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। थैंक यू सो मच।